नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में बढ़े और घटे हुए वोटिंग के पैटर्न को लेकर सियासी चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। कुल मतदान प्रतिशत 2018 चुनाव की तुलना में 0.74% बढ़ा है और कांटे की टक्कर वाली लक्ष्मणगढ़, शिव, तिजारा, तारानगर, बसेड़ी, सवाई माधोपुर, हवा महल, पोखरण, मांडल, खंडेला जैसी ऐसी कई सीटें हैं जहां पर 2018 के पिछले चुनावों से ज्यादा इस बार वोटिंग हुई है। सीएम अशोक गहलोत के निर्वाचन क्षेत्र सरदारपुरा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के निर्वाचन क्षेत्र झालरापाटन, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के क्षेत्र टोंक और बीजेपी के उपनेता सतीश पूनिया के चुनाव क्षेत्र आमेर में मतदान घटा है। जिन सीटों पर संत महंत चुनाव लड़ रहे हैं वहां मतदान प्रतिशत बढ़ा है। तिजारा में बाबा बालकनाथ, हवा महल में बाल मुकुंदाचार्य महाराज, पोखरण में महंत प्रतापपुरी महाराज चुनाव लड़ रहे हैं और यहां 2018 विधानसभा चुनाव की तुलना में मतदान प्रतिशत बढ़ा है। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि यह बढ़ा हुआ और घटा हुआ मतदान प्रतिशत आखिर किस ओर इशारा करता है, इसके आखिर मायने क्या हैं और मतदान बढ़ने घटने का इशारा क्या कहता है और इसका असर क्या जो हॉट सीट हैं या फिर जिन सीटों पर नजर है, जो बड़े दिग्गज नेता हैं, क्या उनके चुनावी परिणाम पर भी दिखाई देगा, ये असेसमेंट करने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन मतदान बढ़ने घटने का आखिर इशारा क्या कहता है? महंतों की सीट पर मतदान अगर बढ़ा है तो उसका संकेत क्या कहता है? पुराने जो चुनावी आंकड़े हैं उसके मुताबिक क्या अंदाजा इससे लगता है, जरा वो जानने की कोशिश है। क्योंकि अभी तक सरदारपुरा, झालरापाटन, टोंक, आमेर इन सभी सीटों पर मतदान घटा है, यानी कि पहले के मुकाबले यहां पर वोटिंग कम हुई है। तो इसका कारण क्या है? झालरापाटन, टोंक, आमेर में मतदान घटा है। गहलोत, वसुंधरा, पायलट, पूनिया के क्षेत्र में मतदान कम होने का आखिर संकेत क्या मिल रहा है? पोखरण, हवा महल, तिजारा में मतदान बढ़ा है, तो इसके संकेत क्या हैं? महंत प्रतापपुरी, बाल मुकुंदाचार्य, बालकनाथ के क्षेत्र में मतदान बढ़ने के सियासी संकेत इसको क्या माने जाए? क्या चुनावी परिणाम जो है इसमें नजर आ सकता है? 2018 और 2023 के वोटिंग पैटर्न की अगर तुलना की जाए तो उसके बीच में बड़ा अंतर क्या नजर आता है? दरअसल 88 विधानसभा क्षेत्रों में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोटिंग की है, तो यह भी एक बड़ा फैक्टर है। और महिलाएं अगर ज्यादा वोटिंग करती हुई नजर आ रही हैं तो उसके पीछे का असल मायने में कारण क्या है? आप चलिए जरा ये भी समझने की कोशिश करते हैं। इस बीच हमारे साथ दो खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही आलोक पांडे जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दोनों का ही बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत मैं श्याम सुंदर शर्मा जी आपसे ही कर रहा हूं। सर, ये जो वोटिंग पैटर्न है पहले के मुकाबले कुछ सीटों पर, अगर बड़े दिग्गज नेताओं की सीटों पर अगर नजर डालें तो उसमें वसुंधरा राजे, इसमें मुख्यमंत्री जो हैं अशोक गहलोत, उनकी सीट का इसमें जिक्र है, तमाम ऐसी हॉट सीट हैं, तो वहां पर वोटिंग परसेंटेज कम होने का मतलब क्या नजर आता है? क्या वही पैटर्न रहने वाला है? क्या जनता ने कोई चेंजेस के मूड में नहीं है इसीलिए वोटिंग परसेंटेज उतना ही रहा है या उससे कम हुआ है? इसके पीछे का कारण क्या नजर आता है सर? श्याम सुंदर शर्मा जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं जरा थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। आलोक पांडे जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आलोक जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी आलोक जी, ये जो वोटिंग पैटर्न और खास करके जो हॉट सीट है उसमें अगर वोटिंग परसेंटेज कम नजर आ रहा है तो इसका मतलब क्या माना जाए? देखिए, वैसे तो उसके मते मते भिन्नता हो सकती है, बहुत लोग अलग अलग मतलब निकालेंगे। मैं क्या मतलब निकाल रहा हूं मैं वो आपको बता। इसका मतलब सीधे है कि राजस्थान की जनता ये मान रही है कि ये लोग मुख्यमंत्री नहीं बनने जा। राजस्थान के जो इनके वोटर हैं अपने अपने पर्टिकुलर क्षेत्र के, वो ये निराश है। इसके पहले क्या होता था कि वोटर को लगता था कि इनमें से हमारा कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, जोर शोर से वोट देते थे। लेकिन इस बार क्लियर है कि वसुंधरा राजे जी का भी बीजेपी ने कोई नाम प्रोजेक्शन नहीं किया है। सचिन पायलट को के साथ जो हो चुका है उसके बाद वहां के लोग भी बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है। और इसका संकेत मैं ये भी मानता हूं कि क्या अशोक गहलोत भी अगर वोटिंग कम हुई तो लोगों को यह भी लग रहा है कि क्या कांग्रेस सरकार नहीं आ रही है, या कांग्रेस सरकार अगर आ भी रही है तो गहलोत मुख्यमंत्री नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो 3-4 हॉट सीटें हैं इनमें अगर अच्छा मतदान नहीं हो रहा है तो मैं इसका विश्लेषण इस तरह से करता हूं कि यहां के लोग मान चुके हैं कि हमारा जो ये कैंडिडेट है ये मुख्यमंत्री के रेस में नहीं है।
अब आपका दूसरा प्रश्न है कि जो जहां सन्यासी लड़े हैं, जहां हिंदू धर्माचार्य लड़े हैं, वहां पर वोटिंग परसेंटाइल ज्यादा है, तो उसका संकेत मैं निकालता हूं कि कम से कम जो ध्रुवीकरण की प्रक्रिया है, धार्मिक ध्रुवीकरण की प्रक्रिया, वो राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान में है कि नहीं है, लेकिन राजस्थान के पॉकेट्स में जरूर है, राजस्थान के क्षेत्र विशेष में ध्रुवीकरण हुआ है। और तीसरा ये भी हो सकता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी को 2017 में सरप्राइजिंगली उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाते हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ जी कहीं से लंबी रेस में नहीं थे, तो क्या ऐसी ही कोई रिपुटेशन राजस्थान में तो मुझे होते हुए नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि जो राजनीतिक दल है वो जनता के मनोभावना के अनुरूप अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती, तो मैं कहता हूं कि क्या यह सरप्राइजिंग एलिमेंट हो सकता है कि वहां से भी कोई एक संत मुख्यमंत्री के रूप में हमें दिखाई दे। यानी कि जो वोटिंग परसेंटेज का जो पैटर्न है वो बहुत कुछ इशारा कर रहा है और हर किसी के मायने अलग अलग हैं। आलोक जी ने अपने लिहाज से बताया है कि उनके लिहाज से क्या मायने हैं इसके। लेकिन इसमें श्याम सुंदर शर्मा जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी, आपका असेसमेंट क्या कहता है? कुछ ऐसी हॉट सीट सरदारपुरा, झलरा पाटन, टोंक, मतदान कम होने का इसमें क्या संकेत आपको नजर आता है? बाकी सीटों को लेकर के भी और बाकी वोटिंग पैटर्न को लेकर के भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये जो हॉट सीट हैं इन पर वोटिंग परसेंटेज कम होना क्या संकेत देता है? अनम्यूट कर लीजिए सर एक बारी। देखिए शुभेंद्र जी, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैंने गारंटियां दी है, लेकिन उनकी गारंटी उनके क्षेत्र में कारगर क्यों नहीं हुई? उनके मतदाताओं ने देखिए क्योंकि मुख्यमंत्री बड़ा प्रतिनिधि सबसे राज्य का होता है और लगातार वो 5 बार तो वहां से चुनाव जीते, 6ठी बार लड़ रहे हैं, तो वहां का वोटर परसेंटेज तो बढ़ना चाहिए था, क्यों नहीं बढ़ा? एक प्रश्न चिन्ह तो है कि आप अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने गए नहीं, या तो गए तो कम गए, तो इसलिए मतदाताओं का रुख रहा कि भाई हमें वसुंधरा राजे की भी है, यहाँ भी नहीं परसेंटेज बढ़ा, वो भी 5 बार वहां से विधानसभा का सदस्य बन चुकी है, पहले पार्लियामेंट का सदस्य बनी है। तो दोनों ही जगह, दोनों ही, एक वर्तमान है एक पूर्व है, दोनों के यहाँ नहीं है तो गलत है। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ जो प्रमुख नेता है उन्होंने अपने यहाँ वोटर परसेंटेज बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब बूथ मैनेजमेंट कमजोर रहा यहाँ पर। अगर बूथ मैनेजमेंट दोनों का मजबूत होता तो मतदान का प्रतिशत बढ़ता। अच्छा, इसमें क्या एक फैक्टर ये भी हो सकता है जिसका हम कई बार असर भी देखते हैं, जो वोटर्स हैं उनके मन में एक ऊब हो जाती है कि भाई एक ही चेहरा कॉन्टिन्यूस एक ही सीट पर वही चेहरा चलता आ रहा है, तो वो थोड़ा निराश भी रहते हैं कि भैया परिवर्तन भी तो होना चाहिए ना। कई बार इसी को लेकर के मुख्यमंत्री तक बदल दिए जाते हैं, उनका चेहरा तक बदल दिया जाता है। तो क्या ये भी एक फैक्टर हो सकता है इसमें? देखिए शुभेंद्र जी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दोनों ही क्षेत्रों में मजदूर पलायन करते हैं मजदूरी के लिए, तो उसका मतलब है कि कुछ पलायन किया और उन पर ध्यान नहीं दिया होगा और वो आए नहीं हो, ये भी हो सकता है। जिस तरह का क्षेत्र है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ हमारे 16 सीट ऐसी है जहां ध्रुवीकरण के कारण वोटर परसेंटेज बढ़ा है, और जिसमें देखिएगा कि तिजारा की बात करें सबसे ज्यादा हुआ, अगर पोखरण की बात करें वहां भी बहुत ज्यादा हुआ, हिंदू मुस्लिम दोनों ही खड़े हुए थे। दोनों एक देखिए वहां तिजारा में तो एक तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बालकनाथ थे, पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं और एक पीठ के वो भी है, तो वहां पर योगी आदित्यनाथ गए थे, तो वहां पर परसेंटेज बढ़ा है। दोनों ही जाति के समुदाय ने अपने अपने वोट को कास्ट कराने में अहमियतता दिखाई है। और ये देखिएगा जो पोखरण है वहाँ एक हिंदू धर्मगुरु थे, एक मुस्लिम धर्मगुरु थे। शाले मोहम्मद तो कैबिनेट मिनिस्टर हैं और वो उससे पहले लड़े थे और 574 वोटों से चुनाव के 874 वोटों से केवल चुनाव हारे थे। उसका मतलब दोनों व्यक्तियों ने बहुत मेहनत करके बढ़ाने का प्रयास तो किया है निश्चित रूप से। अब नाथद्वारा में सीपी जोशी की बात करें, विधानसभा अध्यक्ष है, वहां भी कम हुआ है। यानी कि बड़े नेताओं से उतना ज्यादा वोटर जो हैं उतना संतुष्ट नहीं है, कम से कम उनके विधानसभा क्षेत्रों में। जी वहां तो बढ़ा है एक्चुअल में। हिंडोली में देखिएगा खेल मंत्री हैं, खेल राज्य मंत्री, और पहले वाले मंत्री रहे प्रभुलाल सैनी जो कि कृषि मंत्री थे, वहां भी बढ़ा है। शिव में सबसे ज्यादा बढ़ा है क्योंकि 5 उम्मीदवार खड़े हो गए। कांग्रेस का जिला अध्यक्ष था, वो अपने अमीन खान जो मंत्री रहे और पहले उसके बाद रहे, उनके खिलाफ खड़ा हो गया। और भाजपा वाले के खिलाफ भी भाजपा वाला जो राजेंद्र जिसको लाए थे भाटी को, वो खड़ा हो गया। तो उसका मतलब 5-5 अगर उम्मीदवार हैं तो उन्होंने बहुत ज्यादा निकाल करके वोटों को दलवाने में काम किया, तो निश्चित रूप से बढ़ा है। लेकिन ये संकेत है कि बढ़ने वाला क्या
सत्ता के खिलाफ जाता है क्या? एक प्रश्न चिन्ह, ठीक क्योंकि है। रीति ऐसी बनती आई है कि यदि ज्यादा मतदान होता है तो सत्ता के खिलाफ माना जाता है। अब इस बार खिलाफ होगा नहीं होगा, 3 दिसंबर जब परिणाम आएगा उसके सामने। लेकिन हमारे चलिए यहाँ उसको नए लेकर के भी 50 जिले असेसमेंट करते बने। हैं। लेकिन शुभेंद्र जी। आलोक जी को मैं जरा जोड़ लेता हूँ। आलोक जी जरा ये भी और बताइए सर कि हम इसमें एक और फैक्टर मान रहे हैं कि अगर जो बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, उनकी खुद की विधानसभा सीटों पर वोटर्स अगर उतना ज़्यादा, क्योंकि कई पॉलिटिकल पंडित ये भी मान करके चल रहे थे कि चुनाव बड़ा ठंडे में चला गया, इसमें ज़्यादा कुछ अपीसमेंट नहीं हुई, ज़्यादा कुछ ऐसा ध्रुवीकरण वाला हुआ नहीं। हालांकि प्रधानमंत्री और बीजेपी की तरफ से इसको पूरा वैसा रंग देने की कोशिश ज़रूर की गई, लेकिन उतना ज़्यादा एग्रेसिव चुनाव नहीं हुआ। बहुत आसानी से, बहुत स्मूथली ये चुनाव निकल जाता है और अच्छा भी है कि इसी तरीके से चुनाव निकल गया। कोई बदजुबानी नहीं हुई है, कोई ज़्यादा ऐसे तड़कीले भड़कीले बयान भी नहीं हुए हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि बहुत आसानी से चला गया, इसलिए वोटर्स भी थोड़ा सा साइलेंट रहे कि चलिए ठीक है, हो गया चुनाव। सुरेंद्र जी, बहुत सारे कारण होते हैं वोटिंग कम या ज्यादा होने के, और वैसे भी इतनी कम नहीं हुई। पिछली बार तो 0.74 ज्यादा है। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि राजस्थान में लगभग 74.76% के यानी 75% के आसपास पड़ी है, तो इस बार हो सकता है 5-10%, क्योंकि राजस्थान का ट्रेंड ये है कि जब बढ़ता है तो बड़ी मात्रा में बढ़ता है। 5-7% का इंक्रीज आता है, और घटता है तो कम भी घटता है, लेकिन बढ़ने में 5-7%। पिछले अगर 96 से या 93 से देखें तो जितने बार बढ़ा है 3-4-5-6-7% बढ़ा है। तो हम उम्मीद कर रहे थे कि 80% या 82% तक जाएगा, लेकिन 75% वोटिंग जहां पर 5 करोड़ से ज्यादा लोग मत दे रहे हो, ये भी बहुत अच्छा संकेत है। 75% के ऊपर मत है और लगभग 0.25% मत ज्यादा है। अगर हम पुराने ट्रेंड के हिसाब से देखें तो जब मत कम बढ़ता है तो कांग्रेस जीतती है, ऐसा भी एक आध बार हुआ है, या मत घटता है तो भी कांग्रेस जीतती है। इस बार ऐसा हो गया कि मत प्रतिशत बहुत बढ़ा नहीं है और सबकी धड़कनें बड़ी तेज हैं कि होगा क्या राजस्थान के रिजल्ट में। कोई अब ये कहने की 100% स्थिति में नहीं, जैसे मैं कह दूं कांग्रेस जीतेगी तो कोई कहते कि बीजेपी जीतेगी, तो दो में तो एक को जीतनी है। किसी की बात तो 50% सही होगी, लेकिन अगर हम गंभीर एनालिसिस करें और फिर अंदाजा लगाएं तो हम ये बड़े बड़े लोगों की हालत खराब हो जाती है ये बताने में कि इस बार जीत कौन रहा है। अच्छा, एक चीज और भी आलोक जी, कई कांग्रेसी नेताओं से बात हो रही है तो वो उनका ये कहना है कि साहब देखिए, सरकार तो हमारी आ रही है, बीजेपी तो नहीं जीत रही है, क्योंकि इसमें वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है, नीचे गिरा भी नहीं है। तो ये अगर स्थिर है, पिछले के आंकड़े के बराबर अगर आसपास ही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 100 के आंकड़े 2018 में हुआ था कि 99 के आसपास आकर के टिक गए थे, फिर जो है निर्दलियों का गेम चला था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दोबारा से कुछ ऐसा होने जा रहा है? नहीं, एक्चुअली ऐसा होने जा रहा है कि नहीं जा रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन राजस्थान के 2 लीडर हैं जो यही चाहते हैं कि 39% मत मिले। एक्चुअली राजस्थान की टेंडेंसी जो मैंने एनालिसिस की, जो आपको मैं आपके दर्शकों को बताता हूं, अगर 39% मत है तो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनती, 2-3 सीटें कम हो जाती हैं। और अगर 39.50 प्लस है तो पूर्ण बहुमत की सरकार हो जाती है। और अगर 40% है, एबव देन 40% है, तो वो एक तरह से 1.5% जैसे मत बढ़ता है, वैसे 130-140 सीटें निकाल देती है 41% में। तो जो गहलोत जी हैं, वसुंधरा राजे जी हैं, ये मंदिर में मना रहे होंगे प्रभु 39% मिले, पूर्ण बहुमत की सरकार न बने, जो भी 99, 98, 97 सीटें लेके आएगी, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस, उसमें यही पुराने धुरंधर मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर 40% मत मिल जाता है तो ये दोनों मुख्यमंत्री नहीं होंगे, चाहे कांग्रेस की तरफ से बने चाहे बीजेपी की तरफ से। और बीजेपी की तरफ से तो मेरी गारंटी कि वसुंधरा राजे नहीं मिलेगी, बनेगी मुख्यमंत्री। अब गहलोत वाले में कोई जादू कर दे, क्योंकि वो जादूगर है, उनके लिए थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर पाना और मुश्किल होता है। अच्छा, वो भी मैनेज करने वाले में उनकी भूमिका नजर आ सकती है कि अगर 99 जैसा पहले हुआ था तो मैनेज करने में बड़े माहिर हैं। अगर 99 आ रहे हैं तो और कांग्रेस के 99 आ रहे हैं तो गहलोत ही मुख्यमंत्री बनेंगे 200%, ये तय है। और अगर बीजेपी के 99, 98 आ रहे हैं तो वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि इन्हीं के पास इतनी शक्ति है कि ये अनस्टेबल गवर्नमेंट को स्टेबल कर सके। लेकिन अगर पूर्ण बहुमत की सरकार है तो मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान को किसी भी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बने, नया नेतृत्व मिलने जा रहा है। ठीक है, राजस्थान की आगे आने वाली समय की तस्वीर क्या होगी उसको जरा जानने की कोशिश होगी, लेकिन 2 खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने रहे हैं। आप एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद वापस जब लौटेंगे तो समझने की भी कोशिश करेंगे तो वोटिंग पैटर्न जो बदला है, आप उसका इशारा क्या है वो जरा जानने की होगी कोशिश। और राजस्थान का एक आंकड़ा ये भी कहता है कि हर साल या कह लीजिए कि हर टर्म के अंदर 5 साल के बाद
सत्ता परिवर्तन होता है, एक बारी बीजेपी एक बारी कांग्रेस। लेकिन क्या इस बार का ट्रेंड कहता है, पिछले जो चुनावी आंकड़े हैं वो क्या बताते हैं, इन्हीं को जरा समझने की कोशिश कर रहे हैं। दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वोटिंग परसेंटेज को लेकर के बात है। मैं इसमें जरा श्याम सुंदर शर्मा जी एक रिएक्शन आपसे लेना चाह रहा हूं कि ध्रुवीकरण की बात है और खास करके महंत जिन सीटों पर खड़े हैं वहां का वोटिंग परसेंटेज बढ़ना, ये क्या दिखाता है कि जो महंत हैं या जो सीट पर कैंडिडेट हैं उन्होंने जो अपील की लोगों से या जो कनेक्ट किया लोगों ने अपने नेता के साथ या अपने जिस भी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके साथ, वो ज़्यादा कनेक्शन मजबूत रहा है, इसलिए ज़्यादा वोटिंग वहां पर हुई? देखिए शुभेंद्र जी, केवल दो ही नहीं कह रहे हैं, ध्रुवीकरण 16 सीटों पर हुआ है। जैसे जहाजपुर है, माडल है, हिंडोली है, बेगू है, गुड़ा मनाली है, शिव है, तारानगर है, बाड़ी है, चोमू है, शाहपुरा है, सांचौर है, मनोर थाना है, खानपुर है, अंता है, छबड़ा है और बाड़मेर है। ये 16 सीटें ऐसी है जहां पर कि ध्रुवीकरण हुआ है। यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, इसलिए दोनों कम्युनिटी ने आपके जम करके वोट डाले हैं। अब देखिए बार बार 117 सीटों पर तो बढ़ा है मतदान और बाकी जो 82 सीटों पर मतदान कम हुआ है। टोटल हमारे 199 सीटों पर चुनाव हुआ है। और जिस प्रकार से आलोक पांडे जी कह रहे थे कि निश्चित तौर पर 39% मत जिस भी पार्टी को मिलती है, तो हमारे यहाँ जो बहन भाई का रिश्ता, मैं कई बार कहता हूँ कि वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बहन भाई का रिश्ता है, वो अंदर से क्या करते हैं, एक ने तो 28 उम्मीदवार उतार रखे हैं जो कि बागी हैं, अलग तरह से चुनाव जीत के आते, जो अशोक गहलोत माहिर है इसमें। 19 करीब वसुंधरा राजे ने अपने उम्मीदवार उतार रखे हैं, वो कितने जीत के आएंगे, क्योंकि वो उसी के सहारे कहते हैं कि अगर आपको चाहिए तो हमारे इन वोटर्स तो मेरे समर्थक है, कोई बीजेपी के समर्थक या कांग्रेस के समर्थक नहीं है। यही बात है 2018 में हमने देखा था कि 99 जीते थे और अशोक गहलोत के पास निर्दलीय जीत के आगे थे 12 और एक उनका राष्ट्रीय लोकदल का जीत के आया था। तो उन्होंने कहा कि स्थायी सरकार चाहिए तो मैं दे सकता हूं, इसलिए 7 दिन तक मंथन चला था और उसके बाद हमको मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत मिले थे। वो तो संगठन केंद्रीय महामंत्री हुआ करते थे, वो राजस्थान में आ गए। वो कई बार आके कह जाते थे मैं ठाकुर हूँ। इस बार भी वो कह रहे हैं कि मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बनने को तैयार हूँ। उन्होंने प्रचार प्रसार भी कहा, उन्होंने कहा मैं 199 पर चुनाव में लड़ रहा हूँ। तो देखिए सचिन पायलट कहते तो रह गए, लेकिन वो इतनी कारगर तरीके, ये तो कहला दिया उनको कि मेरे लोगों को टिकट नहीं दिला पाने में सक्षम हुआ, मानेसर वाले सबको टिकट मिला। मेरी जो बगावत हुई थी 25 सितंबर को, उनको मैं टिकट दिलाने में सक्षम नहीं हुआ, क्योंकि दो धर्मेंद्र राठौड़ और डॉक्टर महेश जोशी को टिकट दिला पाने में सक्षम नहीं हुआ। ये बात सही कि इस बार जिस प्रकार से देखिएगा कुछ धर्म गुरुओं को उतारा गया है, देखिए लेकिन धर्म गुरु की स्थिति मैं तो मानता हूँ अच्छी नहीं है। और हवा महल की बात करें, बाल मुकुंदाचार्य चुनाव जीतेंगे नहीं जीतेंगे डाउटफुल है। तिजारा में जो देखिए पार्लियामेंट के मेंबर है, वो भी वहां चुनाव जीतेंगे नहीं जीतेंगे, एक थोड़ा सा संशय की स्थिति बनी हुई है। और करोड़ीलाल मीणा की बात करें, देखिए वहां पर भी देखिएगा जो दानिश अबरार है उनके खिलाफ भी कांग्रेस के डॉक्टर अजीत आजाद खड़े हो गए, तो उनकी स्थिति खराब कर दी। करोड़ीलाल मीणा के खिलाफ आशा मीणा खड़ी हो गई, उनकी स्थिति खराब कर दी। उनको 60 जगह चुनाव प्रचार करने जाना था, 20 जगह जा पाए। वो कहने नहीं मैं जा ही नहीं पाया, क्योंकि मैं अपनी स्थिति को सुधारूं या दूसरे को जिताने जाऊं। तो इसलिए आमेर की स्थिति बात करें, आमेर में भी स्थिति ठीक नहीं है। राष्ट्रीय देखिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, वो चुनाव लड़े, वो क्षेत्र में गए ही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष बन गए। तो स्थितियां बड़ी अलग तरह की। इस बार चुनाव का रिजल्ट चौंकाने वाला आएगा। निश्चित रूप से ये तो बात सही है कि स्पष्ट बहुमत वाली सरकार हमारे राज्य को मिलनी चाहिए। जो जिस तरह से दावा कर रहे हैं बीजेपी कर रही है कि हम तो 134 जीत रहे हैं, और अभी सचिन पायलट और मुख्यमंत्री भी कह रहे थे स्पष्ट बहुमत वाली सरकार हमको मिलने वाली है। तो आप दोनों गले मिलकर के चुनाव प्रचार करने क्यों नहीं गए पूर्वी राजस्थान में? अगर एक साथ चुनाव प्रचार करने जाते तो सिनेरियो बिल्कुल परिवर्तित हो सकता था। लेकिन आपने दिखाया मेरे लोगों के साथ मैं जाऊंगा, उनके लोगों के साथ वो जाएगा। और वसुंधरा राजे भी अपने लोगों के पास ही गई, तो भाजपा के सभी लोगों का प्रचार प्रसार नहीं किया। तो प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से 102 विधानसभा क्षेत्रों में कवर कर पाए 8 दिन में। उन्होंने जिस तरह जनसभाएं की और उनका जो स्टाइल था कि युवाओं को उन्होंने कहा भी गया कि आखिर समय में जो माहौल बदला उससे थोड़ा सा प्रभाव जरूर पड़ा होगा, क्योंकि जो अपील और जो बार बार आकर के रोड शो या जनसभाएं जो की हैं प्रधानमंत्री ने, तो उसके बाद एक अलग इंप्रेशन रहा होगा। लेकिन उसका नतीजा क्या होता है, खैर वो 3 तारीख को साफ होगा। लेकिन इसमें आलोक जी एक चीज़ और बताइए कि महिलाएं, क्योंकि 88 सीटें ऐसी भी हैं, एक आंकड़ा ये भी है कि जहाँ पर पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं ने ज़्यादा वोटिंग की है, तो महिलाओं को लेकर के महिला सेंट्रिक बहुत सारी स्कीम्स चलाई गई और पॉलिटिकल पार्टियों का एक बड़ा ध्यान भी था कि महिलाओं को बड़े फोकस में रखना है।
तो ये क्या बताता है, ये 88 सीटें क्या समीकरण बता रहे हैं? सुधीर जी, इसकी भी 2-3 प्रोबेबिलिटी है। एक तो ये कि महिला जागरूकता आई है और वो राजनीतिक रूप से जागरूक हो रही है वोट देने की। तो अगर इस प्रोबेबिलिटी की बात करें तो दोनों पार्टियों को मत बराबर मिले तो ठीक है, वोटिंग परसेंटाइल बढ़ा, उसका कोई प्रभाव किसी एक पार्टी की जीत हार में नहीं पड़ेगा, अपने अपने मत के अनुसार उन्होंने वोट दिया है। लेकिन अगर दूसरी प्रोबेबिलिटी की बात करें कि महिलाओं ने क्या महिला सुरक्षा के लिए वोट दिया है, अगर उन्होंने महिला सुरक्षा के लिए वोट दिया है तो इसमें प्रोबेबिलिटी वोट बीजेपी के पास चला जाएगा और बीजेपी सरकार बना लेगी। लेकिन एक तीसरी प्रोबेबिलिटी बनती है कि जो योजनाओं के आधार पर अगर वोट मिला है तो ये वोट कांग्रेस की तरफ चला जाएगा, क्योंकि उसने 7-8 महीने में उन योजनाओं को कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट किया है। बीजेपी का तो वादा है ना, तो अभी एक्सक्लूशन का लाभ तो नहीं मिला उन्हें, तो प्रॉमिस किया है। तो जो महिलाओं के लिए योजनाएं बन चुकी हैं उससे जो 4-6-8 महीने में उन्होंने लाभ ले लिया है, अगर उस आधार पर वोट गया तो ये महिला जो वोट है ये कांग्रेस को फायदा दे जाएगा। तो बड़ा एक कंफ्यूजन सी स्थिति है, लेकिन महिलाओं के वोट इन्हीं तीनों प्रोबेबिलिटी पर है। अब ये बता पाना बड़ा मुश्किल है कि इन इतनी सारी सीटों में महिलाओं ने प्रमुख मुद्दा कौन सा रखा है, महिला सुरक्षा या उनकी सरकारी योजनाएं या अपने राजनीतिक जो अधिकारों पर जागरूकता। ठीक है, यानी कि राजस्थान में जो चुनावी इम्तिहान है, हाँ, राजस्थान में जो चुनावी इम्तिहान है वो तो पूरा हो चुका है, बस नतीजों का इंतजार है। 3 तारीख को नतीजे सामने आएंगे, उसके बाद तय होगा कि जो आंकड़ों को लेकर असेसमेंट है वो क्या सही बैठता है या नहीं। खैर, 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया दोनों का ही कार्यक्रम में अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन चुनावी चर्चा में हमारी कोशिश रही थी कि इन आंकड़ों का मतलब क्या है ये जानने की हमारी कोशिश थी, और वोटिंग परसेंटेज बढ़ना और घटना कुछ सीटों को लेकर के खास करके उसका संकेत क्या ये हमने जाना है। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ।